नमस्कार, लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों पढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी आज नीदरलैंड दौरे के बाद स्वीडन के गोर्धेनबर्ग शहर पहुंचेंगे। दोनों देशों की नई टेक्नोलॉजी आर्थिक संबंधों पर होगी वार्ता। कांगो में इबोला वायरस से 80 मौत, WHO ने घोषित की ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। 8 लैब में पुष्टि किए गए मामले और 240 संदिग्ध केस आए सामने। गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा। आज रायपुर बस्तर में नक्सल के खिलाफ अभियानों पर करेंगे बैठक। डायल 112 के वाहन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में अब बढ़ाई गई न्यायाधीशों की संख्या। न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़कर 37 हुई। राष्ट्रपति ने संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 किया लागू। रतलाम के आलोट रेलवे स्टेशन के पास राजधानी एक्सप्रेस के 2 कोचों में लगी भीषण आग। त्रिवेंद्रम से नई दिल्ली जा रही थी ट्रेन। राजधानी भोपाल में कांग्रेस ने मशाल जुलूस निकालकर परीक्षा व्यवस्था और सरकार को घेरा। जीतू पटवारी और पीसी शर्मा प्रदर्शन में हुए शामिल। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। सीधे पहले आपको लेकर चलते हैं गोरखपुर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पंडित दीनदयाल प्रशिक्षण कार्यक्रम में क्या कुछ कहें। भारत माता की। अब मैं गोरखपुर के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री जनार्दन तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि आज इस प्रशिक्षण वर्ग में माननीय मुख्य अतिथि जी को पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र देकर और पुस्तक भेंट करके स्वागत करने का कष्ट करें। अब स्वागत की कड़ी में मैं आदरणीय जिलाध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि आप हमें माननीय मंचस्थ मुख्य अतिथि सहित सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए माननीय मुख्य अतिथि को आगे के कार्यक्रम के लिए बुलाने का कष्ट करेंगे। बोले भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर जिला पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के अंतर्गत आज जिला प्रशिक्षण वर्ग में हम सबके बीच उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हम सभी के आस्था और विश्वास के केंद्र संपूर्ण उत्तर प्रदेश में सुशासन, कानून व्यवस्था और विकास को एक नया आयाम देने वाले उत्तर प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज, मंच पर उपस्थित भारत सरकार के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री आदरणीय श्री कमलेश पासवान जी, गोरखपुर संसदीय क्षेत्र के यशस्वी और लोकप्रिय सांसद, भोजपुरी सिनेमा के सुविख्यात अभिनेता आदरणीय रवि किशन शुक्ला जी, जिला पंचायत की माननीय अध्यक्षा श्रीमती साधना सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र के अध्यक्ष आदरणीय श्री सहजानंद राय जी, गोरखपुर जनपद के वर्ग प्रभारी उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी और उद्घाटन सत्र का संचालन कर रहे
वर्ग के संयोजक, पिछड़ा वर्ग आयोग के सम्मानित सदस्य डॉक्टर आर.डी. सिंह जी, मेरे सामने उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, सभी जिला पदाधिकारीगण, सभी जिला कार्य समिति के सदस्यगण, ब्लॉक प्रमुखगण, हमारे सभी। सीधे चलते खबरों के विस्तार में। खबर रायपुर से। सीएम साय का अहम कार्यक्रम। आज जसपुर और धमतरी जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम साय। सुबह रायपुर से रवाना होकर सुबह पत्थल गांव पहुंचेंगे। मैरिज गार्डन में आयोजित निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 1:40 पर धमतरी पहुंचकर सुशासन त्योहार 2026 कार्यक्रम में लेंगे भाग। शाम 4:40 पर रायपुर निवास पर लौटेंगे। शाम 7:40 को स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो रायपुर से इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सुशासन त्योहार 2026 का शुभारंभ करेंगे। शाम 4:40 पर रायपुर निवास पर लौटेंगे। शाम 7:40 को स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सुशासन त्योहार 2026 कार्यक्रम में लेंगे भाग। रायपुर से इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। शाम 4:40 तक रायपुर निवास पर लौटेंगे। शाम 7:40 को स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत में भाग लेंगे। सीएम साय का अहम कार्यक्रम। आज रायपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, अहम खबर आपको बता रहे हैं। जसपुर और धमतरी जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम साय। सुबह रायपुर से रवाना होकर सुबह पत्थल गांव पहुंचेंगे। मैरिज गार्डन में आयोजित निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 1:40 तक धमतरी पहुंचकर सुशासन त्योहार 2026 कार्यक्रम में लेंगे भाग। रायपुर से इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। शाम 4:40 तक रायपुर निवास पर लौटेंगे। शाम 7:40 को स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सुशासन त्योहार 2026 कार्यक्रम में लेंगे भाग। रुक करते अगली खबर का। औरैया में अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन का बड़ा एक्शन। 8 अवैध प्लॉटिंग पर ध्वस्तीकरण की अंतिम चेतावनी। नोटिस चस्पा पहले भी कई बार दिए गए थे। नोटिस नहीं पूरे किए गए। मानक निशाने पर जैतापुर, आनेपुर, फफूंद रोड समेत कई क्षेत्रों की प्लॉटिंग। लेखपालों ने मौके पर पहुंचकर प्लॉटिंग स्थलों पर लगाई नोटिस। सदर एसडीएम ने बताया अवैध प्लॉटिंग को जल्द कराया जाएगा ध्वस्त। प्रशासन की रडार पर करीब 20 अवैध प्लॉटिंग। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। निशाने पर जैतपुरा, आनेपुर, फफूंद रोड पर समेत कई क्षेत्रों की प्लॉटिंग। लेखपालों ने मौके पर पहुंचकर प्लॉटिंग स्थलों पर लगाई नोटिस। सदर एसडीएम ने बताया अवैध प्लॉटिंग को जल्द कराया जाएगा ध्वस्त। औरैया से की अहम जानकारी आपको बता रहे। प्रशासन के रडार पर करीब 20 अवैध प्लॉटिंग। सीधे चलेंगे गोरखपुर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। व्यवस्था कर रहे जिलाध्यक्ष गोरखपुर श्री जनार्दन तिवारी जी, केंद्रीय ग्रामीण राज्य मंत्री, बांसगांव के सांसद श्री कमलेश पासवान जी, गोरखपुर के सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, वर्ग प्रभारी पूर्व मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी, गोरखपुर के हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, मान्य विधायकगण, ब्लॉक प्रमुखगण, नगर पंचायतों के चेयरमैनगण, जिला कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारीगण,
और इस वर्ग में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और उपस्थित कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय संगठन के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल, जिसने अपनी स्थापना काल के से लेकर के अब तक 50 वर्ष से भी कम समय में दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में देश के अंदर 22 राज्यों में, केंद्र के साथ साथ 22 राज्यों में अपनी सरकार अपने दम पर, बल पर अपनी विचारधारा को प्रभावी ढंग से लागू करने की जिस अभियान को आगे बढ़ाया है, उस राजनीतिक दल के गोरखपुर जनपद के विशेष प्रशिक्षण शिविर के अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए इस पूरे आयोजन के प्रति मैं जिला इकाई को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, हम सब इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं दुनिया का एकमात्र ऐसा दल है जिसने हमेशा इस बात की घोषणा मजबूती के साथ की है कि राष्ट्र प्रथम, दल द्वितीय और व्यक्ति का हित अंतिम। राष्ट्र प्रथम के उस भाव के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों ने एक संस्कार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया, आज उसी का परिणाम है कि जब राजनीति में मूल्य और आदर्शों की बात होती है, जब राजनीति में राष्ट्रवाद की बात होती है, तो भारत के अंदर या दुनिया के अंदर जहां कहीं भी कोई भारतवंशी रहता है, उसके सामने जो एक चेहरा दिखता है वह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का चेहरा दिखता है, और कोई निशान दिखता है तो वह कमल के फूल का दिखता है। भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होती है, लेकिन केवल वही भारतीय जनता पार्टी का उदय का दिन नहीं है। इससे पहले स्वतंत्र भारत में जब ये देश 1947 में आजाद होता है, तो स्वतंत्र भारत में उस समय सबसे पहला कार्य हुआ कि एक राष्ट्रीय सरकार का गठन होना है। राष्ट्रीय सरकार, जिस सरकार में सभी उस समय की देश की आजादी के आंदोलन से जुड़े हुए दलों और नेताओं ने मिलकर के उस सरकार का गठन किया था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रधानमंत्री के रूप में चयन करते हुए वो सरकार आगे बढ़ी थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उस सरकार में उद्योग और खाद्य मंत्री के रूप में काम करना प्रारंभ किए। अभी सरकार ने कार्य प्रारंभ ही किया था
भारत के संविधान निर्माण का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा था। संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और संविधान सभा की संविधान निर्माण की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे। छब्बीस नवंबर 1949 को भारत का संविधान निर्मित हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान अंगीकार किया। भारत ने शासन की जिस व्यवस्था को अपने यहां लागू किया वह संसदीय प्रणाली लागू हुई, जिसमें जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि शासन की व्यवस्था का संचालन करेंगे और शासन की व्यवस्था की बागडोर उनके हाथों में होगी। उनका चुना गया नेता देश के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में और राज्यों में मुख्यमंत्री के रूप में उस व्यवस्था का संचालन करेंगे। अब ये पहला आम चुनाव नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने तुष्टीकरण, जिन कारणों से देश का विभाजन हुआ था उन कारणों को अभी से फिर से भारत की राजनीति का हिस्सा बनाना प्रारंभ किया। तुष्टीकरण की राजनीति पर चलने की एक प्रवृत्ति, अभी संविधान ठीक ढंग से अमल में लागू होना प्रारंभ ही नहीं हुआ कि कांग्रेस ने उसकी आड़ में तुष्टीकरण का जो खेल करना प्रारंभ किया, उसको देखते हुए तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लगा कि नहीं, हमें कोई एक ऐसा दल जरूर गठन करना चाहिए जो देश के अंदर मूल्यों के लिए, आदर्शों के लिए, भारत की राष्ट्रीयता को ध्यान में रख करके वर्तमान को संवारने और भावी पीढ़ी के बेहतर भविष्य की दिशा में प्रभावी कार्य योजना बनाने में योगदान दे सके। और उस समय केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महान समाजसेवी, महान शिक्षाविद के रूप में जिनकी ख्याति थी। याद करिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक ऐसा नाम जो मात्र 33 वर्ष की उम्र में कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति बने थे, जिन्होंने देश के अंदर 1905 में कांग्रेस के ब्रिटिशर के द्वारा बंग विभाजन की साजिश के खिलाफ उस समय के स्वाधीनता आंदोलन के साथ जुड़े हुए नेताओं ने जब ब्रिटिशर की साजिश को विफल किया, पूरे बंगाल में राष्ट्रवाद की जो लौ जली थी, उस लौ को अपनी आंखों से देखा था। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उस समय भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में मनोनीत करते यह दायित्व उनके कंधों में डाला गया कि वह तुष्टीकरण के खिलाफ कांग्रेस की किसी भी साजिश के खिलाफ शंखनाद करें। याद करिए, 1952 में पहले आम चुनाव में और उसके उपरांत कांग्रेस की तत्कालीन नेहरू सरकार ने जब देश के साथ विश्वासघात करना प्रारंभ किया, कश्मीर संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के न चाहने के बावजूद उन्होंने धारा 370 लागू कर दी, परमिट सिस्टम लागू किया।
तो उसके खिलाफ कोई एक आवाज उठी थी तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आवाज निकली थी, जिन्होंने उस समय कहा था एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा था, लेकिन जब सरकार नहीं मानी तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सरकार की इस अनैतिक, भारत विरोधी, संविधान विरोधी इस कृत्य के खिलाफ मैं परमिट सिस्टम का विरोध करने के लिए कश्मीर जाऊंगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपने सहयोगियों के साथ, भारतीय जनसंघ के उस समय के नेताओं के साथ परमिट सिस्टम का विरोध करने के लिए उन्होंने कश्मीर में प्रवेश किया। उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ विश्वासघात हुआ। जम्मू कश्मीर की जेल में उनकी हत्या करवा दी गई। याद करिए, देश के लिए लड़ने वाला, भारत सरकार के मंत्री पद को इस्तीफा देकर के देश के लिए लड़ने वाला एक ऐसा वीर बलिदानी, स्वाधीनता संग्राम सेनानी, महान शिक्षाविद, भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में उस नींव को आगे बढ़ाता है। बलिदानों की एक परंपरा, ये परंपरा आगे बढ़ती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्हें उस समय संगठन मंत्री के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ भारतीय जनसंघ के संस्थापक और उनके मूल्यों, उसके आदर्शों, उसके संविधान को आगे बढ़ाने का गुरुत्तरदायित्व दिया गया था। देश के अंदर एक ऐसा विचारक जिसने अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए भी शासन की योजनाओं का लाभ देने की बात कही, उसकी वकालत की। उन्होंने कहा था कि समृद्धि का आधार ऊंचे पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं हो सकता। जब समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली होगी, वही राष्ट्र की समृद्धि का आधार होना चाहिए। यह बात डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उस समय की व्यवस्था को झकझोरने वाले वक्तव्य के माध्यम से, एकात्म मानव दर्शन के माध्यम से देश के सामने प्रस्तुत किया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कालांतर में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने, लेकिन उनके साथ भी वही विश्वासघात हुआ। और समय उनकी भी मृत्यु। एक लगातार कार्य करते हुए देश के अंदर राजनीतिक स्थिरता विकास के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी इस बात को जानते थे और पहली बार 1967 में एक गैर कांग्रेसी सरकार के गठन का भी श्रेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को जाता है। भारतीय जनसंघ अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी के युग में जब प्रवेश करती है, देश के लोकतंत्र पर जब कांग्रेस की काली साया छाने लग गई थी, उन्होंने लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास किया था। उसके खिलाफ उस समय कोई एक दल था जिसने कहा था कि देखिए, देश का हित सर्वोपरि, दल का उसके बाद वो भारतीय जनसंघ है। और अटल जी और आडवाणी जी के नेतृत्व में उस समय भारतीय जनसंघ के संस्थापकों, उस भारतीय जनसंघ के नेताओं ने भारतीय जनसंघ का विलय जनता पार्टी में करवा करके लोकतंत्र को बचाने की उस लड़ाई को आगे बढ़ाया था। भारतीय यानी जब जनता पार्टी बनी, जनता पार्टी बनने के बाद वह प्रयोग पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। अनेक कारण थे। तब 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में होता है। पहला आम चुनाव, जब उसके उपरांत भारतीय जनता पार्टी लड़ी 1985 में, मात्र 2 सांसद भारतीय
जनता पार्टी के जीते थे। और आज देश ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी का उदय दुनिया के अंदर कहीं नहीं देखने को मिला है। भारतीय जनसंघ के संस्थापकों ने और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों ने स्थापना काल में जो कुछ सोचा था, पिछले 11 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वह सब कुछ साकार हुआ है। वह सब कुछ साकार हुआ है। याद करिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर के बारे में जो बात कही थी कि एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी की फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनी, कश्मीर में धारा 370 हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कश्मीर में भी वही संविधान लागू होता है जो शेष भारत के अंदर है। कश्मीर का भी राष्ट्रध्वज वही है जो शेष भारत का है। शेष भारत के अंदर जो व्यवस्था लागू होती है वही जम्मू कश्मीर के अंदर भी वह व्यवस्था लागू हो रही है। और ये भारत की एकात्मता का आधार कोई बना है तो भारतीय जनता पार्टी बनी है। और अपने संस्थापकों के प्रति यह है सच्ची श्रद्धा का भाव। लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। परिवारवाद से ऊपर उठ करके, क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके, जातिवाद से ऊपर उठ करके, किसी भी मत और मजहब से ऊपर उठ करके हम देश के बारे में सोच सकें। अकेले भारतीय जनता पार्टी, जिसमें एक बूथ का अध्यक्ष भी एक समय भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश और देश का अध्यक्ष भी बन सकता है और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी बन सकता है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है। क्योंकि यहां पे परिवार नहीं बल्कि पार्टी और कार्यकर्ता मायने रखता है। लोकतंत्र, आंतरिक लोकतंत्र उतना ही मजबूत है। याद करिए, भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उन सपनों को भी साकार किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो उन्होंने अंत्योदय की बात की, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को शासन की योजना का लाभ मिलना चाहिए। देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को एक आवास मिल जाना, 12 करोड़ गरीबों के घर में एक शौचालय बन जाना, 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा मिल जाना, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिलना, 45 करोड़ गरीबों के घर में जनधन का अकाउंट खुल जाना, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना हो, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की स्कीम हो, प्रधानमंत्री मातृवंदना की स्कीम हो, या समाज के प्रत्येक तबके के लिए, चाहे वह देश के अंदर 10 करोड़ किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हो, यह समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को समृद्धि के शिखर तक पहुंचाने के अभियान का क्रम है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार होता है इन सब अभियानों के माध्यम से। और याद करिए, जब भारतीय जनता पार्टी ने 1986 में और उसके उपरांत यह तय किया था कि देश के अंदर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्थापना के लिए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण को हम अपना समर्थन देते हैं। आप देखिए ना, आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार, डबल इंजन की सरकार बनी, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया। राम मंदिर का निर्माण एक नए युग का सूत्रपात है। ये राष्ट्र मंदिर है। उन दबी कुचली सभ्यता और संस्कृति के लोगों के लिए एक नई आशा है जिन्हें दुनिया के अंदर दबाया गया, आक्रांताओं ने जिनकी संस्कृति को रौंदा है।
भारत अगर 500 वर्षों के बाद इस सपने को साकार कर सकता है कि कोई कारण नहीं दुनिया की अन्य दबी कुचली जातियां अपने उस लक्ष्य को प्राप्त न कर ले। भारत ने आशा का दीप जलाया है, भारत की आस्था का सम्मान हुआ है, महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिले, यह अधिकार भी भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को दिया है। 3 तलाक की कुप्रथा को समाप्त करके नारी गरिमा की रक्षा कैसे होनी है? 3 तलाक की कुप्रथा पर एक तरफ रोक लगती है और दूसरी ओर नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से संसद और विधानसभाओं में उन्हें 1/3 सीटों पर अतिरिक्त रिजर्वेशन की व्यवस्था करने का, आरक्षण की व्यवस्था करने का प्रावधान भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज अनेक कार्यक्रम हैं, केंद्र और राज्य सरकार अनेक ऐसे कार्यक्रमों को लेकर के चल रही है जो हर व्यक्ति की सुरक्षा को, सुशासन के लक्ष्य को, संस्कृति के संवर्धन को और हर नागरिक की गरिमा के अनुरूप उन्हें समृद्धि के शिखर पर पहुंचाने के अभियान का हिस्सा बनता है। कभी नहीं हो पाया स्वतंत्र भारत में किसी दल ने इन चारों सौ को एक साथ जोड़ने का काम किया है, सुरक्षा को, संस्कृति को, सुशासन और समृद्धि को। वह नाम है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की एक क्रमिक विकास की यात्रा न केवल भारतीय जनता पार्टी की बल्कि आज दुनिया के अंदर हर भारतीय के सिर को गौरव के साथ आगे बढ़ाने की यात्रा भी है। भारत को एक नए भारत के रूप में प्रस्तुत करने और एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने का अभियान भी है। हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को अपनी छवि को जो लीक से हट करके है याद करना। अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेडी, टीएमसी, डीएमके या उन दलों से जो राजनीति के दलदल में बेईमानी और भ्रष्टाचार में गड़े हुए हैं, दबे हुए हैं, उन्हीं के तर्ज पर आचरण करने लग जाएगा, याद करना समाज सम्मान नहीं देगा। समाज कभी भी उन्हें अपने सिर आंखों पर नहीं बिठाएगा और इसलिए याद रखना, उससे अलग हट करके भारत और भारतीयता को सम्मान देते हुए, भारत के राष्ट्रवाद को सर्वोच्च मानते हुए, भारत की एकता और अखंडता के प्रति सर्वोच्च समर्पण मेरा होगा, इस भाव के साथ जब भी हम राजनीति में शुचिता, पारदर्शिता और सत्ता का आधार हर व्यक्ति की सुरक्षा और उसकी गरिमा की रक्षा करना, सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करना, अपनी अतीत की सांस्कृतिक गौरव की पुनर्स्थापना के लिए योगदान देना और भारत की समृद्धि के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने का भाव जब भी किसी कार्यकर्ता के ऊपर होगा, वह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर पाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के इस प्रशिक्षण के पीछे का उद्देश्य भी यही है और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हर कार्यकर्ता नया संगठन का पुनर्गठन, उस पुनर्गठन के साथ हम उन मूल्यों के साथ जुड़ें और उस अभियान को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें, यह आज की आवश्यकता है। मैं आज के इस अवसर पर आपसे जरूर एक बात को कहूंगा। हमारा संगठन अपने मूल्यों और आदर्शों पर, अपने संस्थापकों की उस गौरवशाली परंपरा को अपने जीवन में तो आत्मसात करें, साथ साथ एक बेहतर समन्वय के माध्यम से, एक परिवार भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी परिवार को सशक्त और समृद्धशाली बनाने की दिशा में हमें कार्य करना होगा। संगठन की एक संरचना होती है, वह जिले की इकाई है,
लेकिन जिले की इकाई मार्गदर्शक के रूप में लीडरशिप के लिए वहां पर है, नेतृत्व देने के लिए, समन्वय करने के लिए। हमारी असली ताकत छुपी होती है हमारे बूथ पर। चुनाव का केंद्र बिंदु होता है बूथ। उस बूथ पर शक्तिशाली संरचना तैयार करना। प्रधानमंत्री मोदी जी भी एक बात को बार बार कहते हैं कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। हमारा केंद्र बिंदु हमारा बूथ होना चाहिए, और उस बूथ की ताकत का एहसास कराने के लिए हम सब इस प्रशिक्षण के साथ ही लगातार उस अभियान का हिस्सा बने जो असली कुरुक्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाने की ओर अग्रसर हो सके। मूल्यों के साथ साथ उस शक्तिशाली संगठन के निर्माण की दिशा में किए जाने वाले उस प्रयास का हिस्सा हम सबको बनना है। इस विश्वास के साथ मैं इस प्रशिक्षण शिविर के प्रति आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जनपद इकाई को एक सुचारू और व्यवस्थित प्रशिक्षण शिविर की कार्ययोजना बनाने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं इस प्रशिक्षण वर्ग के अब रुक कर लेते खबरों का। खबर लखनऊ से है। सीएम योगी कल छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री से करेंगे मुलाकात। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक रायपुर में कल होगी मुलाकात। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी के सीएम लेंगे हिस्सा। यूपी के कई अहम मुद्दों को लेकर लगातार चल रहा मंथन। मंत्रिमंडल के विभागों के साथ ही निगम बोर्ड की सूची भी होनी है जारी। राज्य से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक जारी है मंथन का दौर। लखनऊ से अहम जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। यूपी के कई मुद्दों पर होगा मंथन। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी के सीएम लेंगे हिस्सा। यूपी के कई अहम मुद्दों को लेकर लगातार चल रहा मंथन। मंत्रिमंडल के विभागों के साथ ही निगम बोर्ड की सूची भी होगी जारी। राज्य से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक जारी है मंथन का दौर। सीएम योगी कल छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री से करेंगे मुलाकात। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक रायपुर में कल होगी मुलाकात। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी के सीएम लेंगे हिस्सा। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। यूपी के कई अहम मुद्दों को लेकर लगातार चल रहा मंथन। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी के सीएम लेंगे हिस्सा। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। यूपी के कई अहम मुद्दों को लेकर लगातार चल रहा मंथन। मंत्रिमंडल के विभागों के साथ ही निगम बोर्ड की सूची भी होनी है जारी। लखनऊ से इस वक्त की अहम जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। रुक करते अगली खबर का। लखनऊ में सरकार की नीतियों पर मोर्चा खोलेगी सपा। आरक्षण की कथित लूट को जनता के बीच ले जाने की तैयारी। सपा चलाएगी प्रदेश व्यापी अभियान। 20 मई को सपा प्रमुख अखिलेश यादव करेंगे प्रेस वार्ता। भाजपा सरकार पर पिछड़ों, दलितों व वंचितों को लेकर पीसी, संवैधानिक आरक्षण, अधिकारों को कमजोर करने का आरोप। सपा जिला, ब्लॉक व तहसील स्तर पर करेगी संवाद। लखनऊ से एक अहम खबर आपको बता रहे हैं। 20 मई को सपा प्रमुख अखिलेश यादव करेंगे प्रेस वार्ता। लखनऊ से अहम जानकारी, अहम खबर। भाजपा सरकार पर पिछड़ों, दलितों व वंचितों को लेकर पीसी, संवैधानिक आरक्षण, अधिकारों को कमजोर करने का आरोप। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। सपा जिला, ब्लॉक व तहसील स्तर पर करेगी संवाद। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। सरकार की नीतियों पर मोर्चा खोलेगी सपा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। रुक करते अगली खबर का। रतलाम के आलोट स्टेशन के पास रविवार सुबह राजधानी एक्सप्रेस के 2 डिब्बों में आग लगने से अफरा तफरी फैल गई। रेलवे का राहत कार्य जारी है। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग प्रभावित, कई ट्रेनें रोकी गई हैं। रतलाम जिले के आलोट रेलवे स्टेशन के पास रविवार सुबह दिल्ली के निजामुद्दीन की ओर जा रही राजधानी एक्सप्रेस 12-431 के 2 कोच में आग लगने सड़कम मच गया। ये घटना आलोट विक्रमगढ़ रेलवे स्टेशन के बीच हुई है। आग लगने के बाद दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर रेल परिचालन प्रभावित हो गया। ऐसे में मार्ग से गुजरने वाली कई ट्रेनों को आसपास के अलग अलग स्टेशनों पर रोका गया है। मिली जानकारी के अनुसार त्रिवेंद्रम से हजरत निजामुद्दीन,
जा रही राजधानी एक्सप्रेस रतलाम से रवाना हुई थी। सुबह से करीब 5:30 बजे लूणी विक्रमगढ़ के बीच ट्रेन के B1 कोच में अज्ञात कारणों से अचानक आग लग गई। बोगी से आग की लपटें उठी थी। गार्ड ने तुरंत लोको पायलट को इसकी सूचना दी। इसके बाद ट्रेन को तत्काल रोका गया। रेलवे की तत्परता से टला बड़ा हादसा। घटना की जानकारी लगते ही रेलवे कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए करीब 68 यात्रियों को संबंधित बोगियों से सुरक्षित बाहर निकालकर दूसरे कोचों में शिफ्ट किया। इसके साथ ही ज्वलंत डिब्बों को ट्रेन के मुख्य डिब्बों से अलग कर वापस रवाना किया गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की अलग अलग गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाने के कार्य में जुट गईं। हालांकि घटना का क्षेत्र रेलवे के कोटा रेल मंडल अंतर्गत आता है। आग लगने के कारण 2 कोच पूरी तरह जल गए। हालांकि राहत की बात यह है कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। नई दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर परिचालन प्रभावित हुआ है और कई ट्रेनों को अन्य स्टेशनों पर रोका गया है। अभी घटना को लेकर रेल मंत्रालय ने जांच के आदेश दिए हैं। रेलवे बोर्ड को 3 सदस्यों वाली कमेटी गठित कर ट्रेन में आग लगने के कारणों की जांच के आदेश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक मैकेनिकल कोचिंग डिपार्टमेंट से 3 सदस्यों को इस घटना के कारणों की जांच रिपोर्ट बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। जांच इस अहम बिंदु पर केंद्रित होगी कि आग अंदर से लगी थी या फिर बाहर से किसी ने लगाई है। रुक कर लेते अगली खबर की ओर। खबर गाजीपुर से, जहां सैनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और 2 इनामी बदमाशों के बीच मुठभेड़ में बड़ी सफलता मिली है। धांसू बनवासी हत्याकांड में वांछित और 25-25 हजार रुपए के इनामी रास बिहारी और हरिंद्र को पुलिस ने घायल अवस्था में गिरफ्तार किया। घटना पियरी बाजार क्षेत्र के पास हुई, जहां प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार त्रिपाठी की टीम चेकिंग कर रही थी। मुकम्मल सूचना मिलने पर पुलिस ने निर्माणाधीन फायर सर्विस स्टेशन के पास घेराबंदी की। खुद को घिरा देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की, जिसमें रास बिहारी के बाएं पैर में और हरिंद्र के दाएं पैर में गोली लगी। पुलिस ने मौके पर दोनों को दबोच लिया। घायल अभियुक्तों को तुरंत CSC सैनपुर भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। मौके से पुलिस ने 2 315 बोर तमंचा और 2 खोखा कारतूस और 1 जिंदा कारतूस बरामद किए। सैनपुर CO रामकृष्ण ने बताया कि अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। विधिक कार्रवाई के तहत दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही। इस मुठभेड़ ने इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने पर पुलिस की सक्रियता का संदेश दिया है। आज रात 8 बजे हमारी जो थाना सैदपुर की पुलिस टीम है, इसके द्वारा चेकिंग किया जा रहा था कि चेकिंग के दौरान मुखबिर खास के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि 2 अपराधी जो हत्या के भी अपराधी हैं वो पैदल चले जा रहे हैं सेमल गांव की तरफ। यदि त्वरित कार्रवाई की जाएगी तो वो पकड़े जा सकते हैं। इसी सूचना के आधार पर तत्काल थाना सैदपुर के प्रभारी निरीक्षक के द्वारा जो हमारे भीतरी चौकी इंचार्ज हैं उनको बुलाया गया मौके पर और तत्काल फोर्स इकट्ठा करके मौके पर रवाना हुए। मौके पर जैसे ही पहुंचते हैं हमारी थाना पुलिस, तत्काल इनको देखते ही वहाँ 2 अपराधी जो थे इन पर फायरिंग शुरू कर दिए। रुक करते अगली खबर की ओर। खबर संबल से, जहां धार्मिक और पर्यटन हब बनाने की दिशा में योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़े स्तर पर विकास कार्य शुरू कर दिया है। अयोध्या और काशी की तर्ज पर संबल को यूपी का नया बड़ा धार्मिक पर्यटन केंद्र बनाने की योजना को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद के बाद संबल की छवि बदलने की कोशिशें सब सार्थक रूप ले रही। 68 तीर्थ और 19 प्राचीन कूपों वाले इस पौराणिक नगर में जीर्णोद्वार और सौंदर्यीकरण का काम शुरू हो गया है। इसी कड़ी में बहुप्रतीक्षित 24 कोसी परिक्रमा मार्ग परियोजना को भी हरी झंडी मिल चुकी है। DM संबल अंकित खंडेलवाल ने वंश गोपाल तीर्थ का निरीक्षण करते हुए बताया कि पूरे 24 कोसी परिक्रमा मार्ग के विकास के लिए लगभग 300 करोड़ का अनुमानित बजट तय किया गया है। पहले चरण में 100 करोड़ से अधिक की राशि जारी कर दी गई है। प्रशासन के अनुसार लगभग 38 हेक्टेयर जमीन खरीदी जाएगी और परिक्रमा मार्ग को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। वंश गोपाल तीर्थ से शुरू होने वाले इस धार्मिक कॉरिडोर में फ्लोरिंग, भव्य गेट, पब्लिक एनिमिटीज और पर्यटन सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। DM ने बताया कि सरकार का उद्देश्य केवल सड़क बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे धार्मिक क्षेत्र को इंटीग्रेटेड टूरिज्म और फेथ कॉरिडोर के रूप में विकसित करना है। प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने संयुक्त रूप से विकास योजनाओं की रूपरेखा तैयार की है।
जनपद संभल जो एक धार्मिक नगरी है उसके अंतर्गत 24 कोसी परिक्रमा के लिए निर्माण कार्य किया जाना है। उसके संदर्भ में शासन से सैद्धांतिक स्तर पर सहमति भी मिल गई है और प्रथम किस्त के रूप में 100 करोड़ से ज़्यादा राशि अवमुक्त हो चुकी है। इसके संदर्भ में आगे निर्माण कार्य टेंडर वगैरह कराते हुए किया जाना है और जनपद स्तर पे जहाँ जहाँ भूमि की आवश्यकता है उसको चिन्हित करते हुए भूमि खरीदना या एक्विजिशन जो भी कार्य होना है उसको आगे बढ़ाया जाना है। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में। खबर हापुड़ से, जहां बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव गंदू नगला में चोरों ने बीती रात 2 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने ताले तोड़कर घरों में प्रवेश किया और लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण तथा 2,20,000 रुपए नकदी चोरी कर लिए। घर में हुई से चोरी की घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सूचना मिलने पर बहादुरगढ़ थाना प्रभारी इंद्रकांत यादव मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर पूछताछ शुरू की। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और चोरी करने वालों की पहचान करने की प्रयास तेज कर दिए गए हैं। इस घटना से स्थानीय लोगों में सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले 4 अन्य चोरी की घटनाएं भी हुई थीं, जिनका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। बार बार चोरी की वारदातें यह संकेत दे रही हैं कि चोरों को पुलिस का खौफ नहीं है। ग्रामीण और पुलिस दोनों ही गश्त और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता में है। पुलिस ने कहा है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ने और चोरी की वारदातों का खुलासा करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। रुक कर लेते अगली खबर की ओर। खबर सीतापुर से, जहां हरगांव थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग को लेकर एक युवक की पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। मृतक करीब रकीब 36 सेमरी भान का निवासी पिछले लगभग 5 वर्षों से पड़ोसी गांव खजुआ की महिला ब्रज रानी के साथ प्रेम संबंध में था। महिला के पति बिरजू को इस संबंध की जानकारी मिलने के बाद उसने कथित तौर पर योजना बनाई। बताया गया है कि बिरजू रिश्तेदारी जाने का बहाना बनाकर घर से बाहर गया। देर रात महिला ने करीब रकीब को अपने घर बुला लिया। इसी दौरान बिरजू अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंचा और रकीब को खम्भे से बांधकर बेरहमी से पीटा। ग्रामीणों के मुताबिक पिटाई इतनी गंभीर थी कि रकीब गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल रकीब और महिला को हरगांव CSC ले गई। हालात गंभीर होने पर दोनों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। इलाज के दौरान रकीब की मौत हो गई, जबकि महिला का इलाज जारी है। मृतक रकीब शादीशुदा था और उसके 2 छोटे बच्चे हैं। घटना के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। थाना प्रभारी बलवंत साई ने बताया कि युवक की मौत पिटाई के कारण हुई। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अभी तक तहरीर नहीं मिली है, लेकिन पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। रुक करते अगली खबर का। खबर बरेली से, जहां सीबीगंज थाना क्षेत्र के बड़े बाईपास इलाके में नीतू हत्याकांड में सनसनी मचा दी है। बीते शनिवार हाईवे किनारे खेत में मिली युवती के शव की पहचान DL.Ed छात्रा नीतू के रूप में हुई है। मृतका के गले पर चोट के निशान पाए जाने से हत्या की आशंका जताई जा रही। परिवार ने 4 युवकों पर शक जताया है, जिसके बाद पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी है। SOG सर्विलांस और सीबीगंज थाना की टीमें घटनास्थल और आसपास के इलाकों में जांच में जुटी है। घटनास्थल से संघर्ष के संकेत मिले हैं। नीतू के हाथों में मिट्टी और घुटने कोहनी पर चोट के निशान भी पाए गए हैं। पुलिस आसपास के CCTV फुटेज और मोबाइल लोकेशन की जांच कर रही है। साथ ही 4 युवकों से बातचीत और उनके संपर्कों की जानकारी भी जुटाई जा रही है। SSP अनुराग आर्य ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई जारी है। इस मामले ने इलाके में डर और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। पुलिस ने कहा कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। एक लड़की की डेड बॉडी मिली है थाना सीबीगंज क्षेत्र में। खेत में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़की की डेड बॉडी है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची है, फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची है। हम सभी लोग घटनास्थल का हम लोगों ने निरीक्षण किया है। लगभग 18 के आसपास की लड़की की एक डेड बॉडी यहाँ मिली है। प्रथम दृष्टया देखने से लग रहा है कि गला दबा के हत्या की गई है। कुछ इंजरीज नीज पे और कोहनी पे हैं,
जो कंट्यूजन टाइप की इंजरीज हैं। फील्ड यूनिट के द्वारा एविडेंस कलेक्शन किया गया है। बॉडी को अभी मॉर्चरी हाउस भेजा गया है। आसपास के थाना क्षेत्रों में पता किया जा रहा है कि कौन इस एज ग्रुप या इस हुलिया की कोई भी अगर बच्चियां हैं या लड़कियां कोई ऐसी हैं जिनकी गुमशुदगी लिखी गई है या कोई एफआईआर दर्ज है तो उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है। रुक करते अगली खबर का खबर इटावा से, जहां थाना बड़पुरा क्षेत्र में 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना के बाद पुलिस ने तुरंत कड़ा एक्शन लिया। एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देश पर एएसपी अभयनाथ त्रिपाठी और सीओ आयुषी सिंह की निगरानी में विशेष टीम बनाई गई। पुलिस ने आरोपी नितिन को घटना के कुछ ही घंटों में ग्राम पूठन मोड़ के पास दबोच लिया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, जिससे जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। आरोपी को तुरंत अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही आरोपी के पास से सरकारी पिस्टल, खोखा, घटनाके से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने महज 4 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर यह संदेश दिया कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी के खिलाफ सभी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और बच्ची को न्याय दिलाने के लिए पूरी तत्परता बरती जा रही है। घटना के इलाके में पुलिस की सक्रियता और त्वरित कार्रवाई की मिसाल पेश की है। 112 थाना बड़पुरा पुलिस को सूचना प्राप्त होती है कि थाना बड़पुरा क्षेत्रांतर्गत एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना कारित हुई है। सूचना प्राप्त होने पर थाना बड़पुरा पुलिस मौके पर पहुंचती है। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाते हैं, जिसके क्रम में थाना बड़पुरा पुलिस द्वारा तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में टीम गठित कर अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार अभियुक्त से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने अपने एवं पीड़िता के अंडरगारमेंट्स घटनास्थल के पास छिपा दिए हैं, जिसकी बरामदगी के लिए जब घटनास्थल पर थाना बड़पुरा पुलिस टीम पहुंचती है तो अब अभियुक्त द्वारा अंधेरे का लाभ उठाते हुए उप निरीक्षक कुलदीप सिंह को धक्का दिया जाता है और उनकी पिस्टल से जान से मारने की नीयत से पुलिस पे फायर किया। सीधे लेकर चलते आपको उत्तराखंड के सितारगंज, जहां सिडकुल पुल को जोड़ने वाले पुल का शिलान्यास कार्यक्रम में सीएम धामी पहुंचे हैं। ये सिडकुल पुल को जोड़ने वाला एक शिलान्यास कार्यक्रम सिडकुल से जोड़ने वाले जो पुल है उसका शिलान्यास कार्यक्रम है। सितारगंज में सिडकुल से जोड़ने वाले पुल का आज शिलान्यास है, जिसमें पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं शिलान्यास करने के लिए। सितारगंज में सिडकुल से जोड़ने वाले पुल का शिलान्यास पुष्कर सिंह धामी पूजा अर्चना कर पुल का शिलान्यास कर रहे हैं। ये शिलान्यास की वो तस्वीरें हैं। पुजारी जी के हाथ में नारियल है। ये तस्वीर है पुष्कर सिंह धामी शिलान्यास करते हुए नारियल तोड़कर सिडकुल से जोड़ने वाले पुल का शिलान्यास करते हुए ये सितारगंज उधम सिंह नगर में शक्ति फार्म को सिडकुल से जोड़ने वाले पुल का शिलान्यास। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।